तो सबसे बेहतरीन टेस्ट एनालिसिस करने का पहला स्टेप है कि आपको बच्चा टेस्ट देना होगा, गिव टेस्ट। बट भैया मैं तो टेस्ट देता ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर आप 12th में हो तो ड्रॉप ईयर में टेस्ट दोगे, और अगर अभी ड्रॉप ईयर में हो और फिर भी टेस्ट नहीं दे रहे तो आपने अपनी पूरी जिंदगी को एक टेस्ट बना लिया है इस छोटे से टेस्ट वाली चीज को इग्नोर करके, क्योंकि आईआईटी तो आपका होने नहीं वाला, क्योंकि ये असंभव है। मैं कोर्ट में जाकर के लिख सकता हूं कि जो बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा वो आईआईटी नहीं जा पाएगा। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और अपनी एनालिसिस करना चाहते हैं, या फिर मेरी पहले वाले स्टेटमेंट को सुन करके जो मैंने अभी कहा उनके अंदर थोड़ा सा खून खौला है और वो आज से टेस्ट देने वाले हैं, उनके लिए है। क्योंकि टेस्ट की एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया मैंने किसी चीज का टेस्ट लिया और उसके रिजल्ट का ही एनालिसिस नहीं करा, क्या फायदा। तो बच्चा हम उस टेस्ट एनालिसिस पे बात करेंगे, टेस्ट में कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं उस चीज पे ये वीडियो बात नहीं करती। आपने टेस्ट दे दिया, उसके रिजल्ट आ चुके हैं, अब उस रिजल्ट से हम कैसे क्या क्या ऑब्जर्वेशन लें कि हम इंप्रूव करते चले जाएं और एक दिन जब आईआईटी का एग्जाम हो तो हम उस एग्जाम को फोड़ दें। क्लियर? तो बच्चा हम जल्दी जल्दी बात करेंगे। एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले एक कॉपी खरीद लेना अभी, ठीक है? कॉपी के पहले पेज पे आपको लिखना है टेस्ट एनालिसिस कॉपी बाय स्नेहित मिश्रा मेथड। मेरे मेथड से आप टेस्ट एनालिसिस करोगे। पहले पेज पे कुछ कोडवर्ड्स लिख लेने हैं, जैसे आपको लिख लेना है पीसी जो आप कॉपी में यूज करोगे, टी जो आप कॉपी में यूज करोगे, एन ए जो आप कॉपी में यूज करोगे, ए वाई जो आप कॉपी में यूज करोगे, वाई के एच जो आप कॉपी में यूज करोगे। इन सब की मीनिंग मैं बताते जाऊंगा, क्योंकि शॉर्टकट्स हम यूज करेंगे ना तो हमें एनालिसिस करना बड़ा आसान हो जाएगा। गॉट इट? तो हम धीरे धीरे बात करते हैं क्या क्या करना है। फर्स्ट पेज को इस तरीके से तैयार कर लेना है और आपकी टोटल एनालिसिस 3 पेजेस पे चलेंगी। पहला पेज ओवरव्यू पेज, दूसरा पेज कॉन्फिडेंस पेज, तीसरा पेज लर्निंग पेज, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पेज है, इस पे हम आएंगे। पहले आते हैं फर्स्ट पेज पे, हमें क्या करना है। तो बच्चा आपने कोई टेस्ट दे दिया, उसका आपको रिजल्ट मिल चुका है, उसमें से कुछ सवाल होंगे जो आपने बनाए होंगे, कुछ सवाल होंगे जिसे आपने नॉन अटेम्प्टेड छोड़ दिया होगा। आपने जो भी सवाल बनाए होंगे उसमें से कुछ सवाल सही होंगे, कुछ सवाल गलत होंगे। तो आपको सबसे पहला स्टेप तो करना है टेस्ट देना है, दूसरा स्टेप करना है कि करेक्ट और इनकरेक्ट सवालों को छांट लेना है, अलग अलग कर लेना है कि भैया मैंने 75 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, उसमें से मैंने पहला क्वेश्चन करा था वो सही हो गया, दूसरा करा था गलत हो गया, तीसरा नॉन अटेम्प्टेड रह गया। तो नॉन अटेम्प्टेड को भी आप इनकरेक्ट के फॉर्मेट में ही लिखोगे, ये भी आप गलत ही मानोगे, क्योंकि आपको सीखना तो है ही ना, और जब तक हम किसी चीज को गलत नहीं मानेंगे हम सीखेंगे कैसे। तो आपका जो सही हुआ सिर्फ उसे ही करेक्ट में मानोगे, उसके अलावा जो आपका गलत हो गया या जो आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया, ये दोनों इनकरेक्ट की श्रेणी में आएंगे। तो पेज नंबर 1 पे आपने 75 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करे हैं तो नंबरिंग देना है 1 से 75 तक। उसके सामने लिखना है कि ये आपका करेक्ट हुआ तो लिख दोगे सी और इनकरेक्ट हुआ तो लिख दोगे आई। गॉट इट? इसके बाद कॉमा दे देना है। तो सबसे पहले आपको ये करना है पहले पेज पे। फिर क्या करना है बच्चा कि जो आपका करेक्ट हो गए सवाल, जो आपका करेक्ट है उसमें आपको ध्यान देना है कि क्या वो सवाल प्योरली करेक्ट है या आपने तुक्का लगाया था। क्योंकि जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं बच्चा, हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ एक ये धारणा होती है कि किसी भी तरीके से मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर आ जाए, और मैक्सिमम नंबर लाने के चक्कर में हम जय माता दी पे भी भरोसा करने लगते हैं और तुक्का लगाने लगते हैं। लेकिन फिर ये हमारे भाग्य का नंबर है, मेहनत का नहीं, और आईआईटी मेहनत पे नंबर देती है। भाग्य वाले को वो बहुत साम दाम दंड भेद लगा के छांट देती है। 1-2 एक्सेप्शंस है जो चीटिंग कर लेते हैं, बट एक्सेप्शंस कांट बी एग्जाम्पल्स। तो एक तुक्के से होगा, एक प्योरली करेक्ट होगा। तो अब इस पेज में जाना, पहले वाले पेज पर, जिसके जिसके सामने आपने करेक्ट लिखा है उसके सामने आप गौर करोगे और लिखोगे कि करेक्ट वाला जो था वो प्योरली करेक्ट था, तो पीसी लिखोगे, जो ये वाला है टर्म पीसी, या फिर तुक्के से था तो मान लो 4th वाला करेक्ट था लेकिन तुक्के से लिखा मैंने, तो सी के बाद कॉमा लगा के टी लिख दोगे। इस तरीके से आप सारे करेक्ट वाले को 2 हिस्से में बांट लोगे, प्योरली करेक्ट था या तुक्के से मेरा सही हो गया था। गॉट इट? इतना बाइफर्केशन कर लिया। इनकरेक्ट वाले को सिर्फ आई लिख करके अभी छोड़ देना है, आगे हम बात करेंगे। दूसरे पेज पे आता है, ये है कॉन्फिडेंस पेज। ये क्या करना है बच्चा कि आपका जो भी प्योरली करेक्ट हो गया कि भैया ये तो मैंने बिना किसी डाउट के सही कर दिया है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा सवाल मुझे आता था, मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो इसमें क्या करना है बच्चा, मान लो कि कूलम्स लॉ का सवाल आ गया, ठीक है? मान लो कि कोई सवाल आ गया तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आ गया सवाल, और तुमने सही कर दिया 100% तरीके से। तो आपने जो अपने मेहनत के भरोसे पे बिना किसी तुक्का के, बिना किसी शॉर्टकट के अच्छे से सॉल्व किया है, उस कॉन्सेप्ट को लिखोगे आप कॉन्फिडेंस पेज में। जैसे पहला सवाल आपका सही हुआ, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आपने लगाया, कूलम्स लॉ, तो यहां पे लिखोगे कूलम्स लॉ।
दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लिया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लोगे। ये पेज क्यों जरूरी है बच्चा? क्योंकि हमारा मकसद इसी पेज को बढ़ाना है, इस पेज में जितने टॉपिक्स होंगे उन्हें बढ़ाना है और जितने इनकरेक्ट हैं उन्हें कम करना है। दूसरा रीजन ये है कि हम जब अपनी गलतियों को देखकर उसे सीख रहे होते हैं ना, तो हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें चीजें आती ही नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या आता है उस पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक बार कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो एकदम सब बराबर हो जाएगा। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस पेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमने लिख लिया। उसके बाद आती है तीसरी पेज की बारी, जिसमें हम ये वाला पूरा का पूरा प्रोसेस करेंगे जो कि एक्चुअल टेस्ट एनालिसिस है, जिसको आपको सुधार करनी है। आपकी पहले पेज में करेक्ट थी, प्योरली करेक्ट वाली, और करेक्ट थी तुक्के वाली चीजें, और बाकी सारी इनकरेक्ट थी। इनकरेक्ट में कोई चीजें नॉन अटेम्प्टेड थी और कुछ चीजें बिल्कुल गलत थी। तो भैया ये टी क्या है? तो बच्चा जो आपने तुक्के से करेक्ट करा है ना, उसकी भी एनालिसिस आप इनकरेक्ट में ही करोगे, क्योंकि आपको सीखना है, क्योंकि आपने तुक्का लगा दिया है। अब तुक्का जो आपने लगाया है उसकी जो एनालिसिस है वो आप उस सवाल को नॉन अटेम्प्टेड मान के चलोगे कि जिस भी सवाल में आपने जय माता दी वाली ट्रिक लगाई है, जिसमें आपको कुछ नहीं आता था, आप उसे अगर तुक्का नहीं लगाते तो छोड़ देते, तो उसे आप नॉन अटेम्प्टेड मान के चलोगे। और इसके लिए जो मैं बातें बता रहा हूं, तुक्के वाले क्वेश्चंस का भी एनालिसिस उसी तरीके से करोगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? हो गई भैया? तो अब देखना, जब मैं नॉन अटेम्प्टेड बोलूं तो तुक्के वाली चीजें इंक्लूड कर लेना। तो जब नॉन अटेम्प्टेड आपने किसी सवाल को छोड़ा तो उसके दो रीजन होंगे। जब आप नॉन अटेम्प्टेड सवाल को छोड़ करके आए, आपने घर पे देखा उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन कहीं मिल जाएगा। अब आपने गौर किया कि अरे इसके सॉल्यूशन पे मेरे दो रिएक्शन आ रहे हैं। पहला रिएक्शन आएगा, अरे यार ये वाला करना था। जैसे बहुत सारे सवालों को देख करके आपको लगता है नहीं कि अरे यार बस ये कैसे याद नहीं आया यार। तो जब आपके मन में ये वाली ख्याल आए तो समझना कि आपको कॉन्सेप्ट तो आती थी, बस आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है। किसी भी सवाल को जो आपने नॉन अटेम्प्टेड छोड़ दिया था, उसको आपने देखा सॉल्यूशन, आपको लगा अरे यार ये लगाना था, यानी कि आपको वो कॉन्सेप्ट आता था लेकिन आपने उससे इनफ प्रैक्टिस नहीं कर रखा, इस वजह से आपको उस मोमेंट पे वो कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं कर पाया। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको उसमें मान लो कि उस कॉन्सेप्ट पे आप 20 एक्स्ट्रा सवाल लगा लेना, आपका वह कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। तो ये ए वाई वाली चीज हो गई कि आपने लर्निंग पेज निकाला, 3rd नंबर का पेज, इसमें हमने इनकरेक्ट वाली चीजें लिख दी हैं। क्वेश्चन 32 इनकरेक्ट था, 47 इनकरेक्ट था, 56 इनकरेक्ट था, ठीक है। मान लो 32 वाला जो था वो नॉन अटेम्प्टेड था। अभी नॉन अटेम्प्टेड किस रीजन से रहा? तो वो रीजन रहा अरे यार वाले, ए वाई वाले तरीके से। ये आपको मेमोनिक्स याद रहेंगे, इसलिए मैंने ऐसा नाम दिया है। इस तरीके से आपको इसमें प्रैक्टिस कर लेना है और प्रैक्टिस करके इस चीज़ को दूर कर लेना है। और जब प्रैक्टिस करके इस चीज़ को दूर कर लोगे तो इसको आप ऐसे टिक लगा देना कि अच्छा ये वाला प्रॉब्लम मेरा रिजॉल्व हो गया। इस कॉन्सेप्ट पे जो भी इसमें कॉन्सेप्ट आई थी, इसका प्रॉब्लम मेरा रिजॉल्व हो गया 32 नंबर का। दूसरा हो सकता है ये क्या है, मतलब क्वेश्चन देख के लगेगा अच्छा ये पढ़ाया भी गया है, ये तो हमें पढ़ाया नहीं गया, मैंने तो देखा ही नहीं। हो सकता है किसी टीचर ने तुम्हें चीज़ें नहीं पढ़ाई हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आज के ज़माने में कि बहुत टफ चीज़ें हो तो नहीं पढ़ाई गई हो। तो तुम्हें क्या करना है, कोई बात नहीं, कंप्लेन नहीं करते फिरना। आपको कहीं यूट्यूब पे सर्च करना है, कहीं किताब में पढ़ना है, कहीं से भी करना है, लेकिन उस प्रॉब्लम को, YKH वाले प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को लर्न कर जाओगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अगली बार फिर इस कॉन्सेप्ट को लेके अरे यार वाली गलती हो जाएगी। तो आपको प्रैक्टिस भी कर लेना है इसके साथ साथ। अब जब प्रैक्टिस भी कर लोगे तो फिर आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये YKH मान लो 47 नॉन अटेम्प्टेड था और YKH वाली प्रॉब्लम थी, जिसका आपने कॉन्सेप्ट लर्न किया, फिर प्रैक्टिस किया, तो ये सारी चीज़ें सही हो गई। अच्छा ये 32 लिखा है ना, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा था या अरे यार वाली चीज़ थी, कौन से कॉन्सेप्ट आपको क्लिक नहीं कर पाए, वो भी लिख देना। मान लो कि यहाँ पे था एनर्जी इन कैपेसिटर, तो आप एनर्जी इन कैपेसिटर लिखोगे ताकि आप अगली बार जब 2-3 महीने के बाद इस देखो तो आपको याद रहे कि अच्छा एनर्जी इन कैपेसिटर में मुझे दिक्कत हो रही थी। आपको बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट मिल गया, मान लो कि मिल गया, आपको बर्नौली प्रिंसिपल नहीं पढ़ाया गया, किसी भी कारण से आप एब्सेंट हो गए थे, आप उस दिन नहीं पढ़ पाए थे, तो आपने उसे पढ़ लिया, तो यहाँ पे आपने लिख लिया कि अच्छा इस वाले में भी मुझे दिक्कत की थी। तो ये हो गया नॉन अटेम्प्टेड वाली स्ट्रेटेजी, इसमें तुक्का वाला इंक्लूड था। तो इस तरीके से आपने इसके एनालिसिस कर ली। एक चीज होती है कि आपके वो अटेम्प्ट तो किया लेकिन गलत हो गया। अब गलत होने के क्या रीजन है वो हमें देखना है। तो मान लो 56 नंबर जो है वो गलत हो गया, इनकरेक्ट गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, तो क्या दिक्कत है? एक तो होते हैं सिली मिस्टेक, जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस मिस्टेक, यानी कि मान लो कि आपने कभी कभी होता है ना कि 2 × 2 = 5 लिखते हैं और बार बार हम चेक कर रहे जाते हैं, लेकिन 2 × 2 5 हमारे आंखों से पकड़ में नहीं आता, 2 × 2 5 हम बोलते चले जाते हैं। तो ये हमारी चीज़ होती है, सिली मिस्टेक में आती है। या फिर मान लो कि 1 मीटर को आपने 1000 सेंटीमीटर लिख दिया,
ये सिली मिस्टेक में आती है। और सिली मिस्टेक को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप जान जाओ कि आप इस जगह पर सिली मिस्टेक करते हो। तो ये जो अनकॉन्शियस मिस्टेक है, ये जो सिली मिस्टेक है, मान लो 56 नंबर क्वेश्चन आपका सिली मिस्टेक से रॉन्ग हुआ, तो यहाँ पे आपको लिख दो ये किस चीज में सिली मिस्टेक हुई, तो यूनिट कन्वर्जन में सिली मिस्टेक हो गई। तो आपने यूनिट कन्वर्जन में सिली मिस्टेक लिख लिया, इसको आपको कुछ नहीं करना, बस आप अपने आप को जान जाओगे कि सिली मिस्टेक में यूनिट कन्वर्जन में करते हो, तो जब अगली बार टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो यूनिट कन्वर्जन में सिली मिस्टेक्स नहीं कर पाओगे। तो इसको हटाने का बस एक यही तरीका है कि आप नोट कर लो, आप जान जाओ कि अच्छा सिली मिस्टेक यहाँ होती है। लास्ट दिक्कत आ सकती है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ही। हम कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करते कब हैं? क्या हमें जब बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं आता तब? नहीं, जब हमें बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं आता तो हम या तो नॉन अटेम्प्टेड छोड़ देते हैं या तुक्का मार लेते हैं। और उसके लिए मैंने ये प्रोसेस बता दिया। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हम तब करते हैं जब हमें कॉन्सेप्ट एक सर्टेन लेवल तक आता है जो कि पूरा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हमें पूरा आता है। फिर से सुनो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि कॉन्सेप्ट हमें पूरा आता है जो कि है नहीं, तो हम सवाल में उस कॉन्फिडेंस में उस कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं और एग्जामिनर ये तो मनसा ही होती है कि मैं बेटा तुझे वहां फंसाऊंगा जो तुझे लगता है कि तुझे आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तू गलती उसी चीज में करेगा जो तुझे लगता है कि तुझे आता है। तो एग्जामिनर ने वैसे कॉन्सेप्ट फेंके, आप फंस गए और आपने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर दी, मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट की जो पूरी क्लैरिटी थी वो नहीं है। तो आपने देखा कि अच्छा कॉन्सेप्ट तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का आता था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आता था। तो आपने सॉल्यूशन देखा, आपको लगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है इसमें, ओह, तो आप फिर वापस नोट्स पे जाओगे, जो आपने कॉपी में नोट्स पीछे बनाई होगी किसी में, उसमें देखोगे और उसमें वो वाले कॉन्सेप्ट ऐड कर लोगे और वहाँ पे उसे लर्न कर लोगे, तो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ेगी। मान लो कि 67 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थे, तो आप कॉन्सेप्ट लिखोगे और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दोगे। अब इसको आप इस तरीके से नोट्स में ले जाओगे, ऐड करोगे, तो वहाँ से ये वाली मिस्टेक सॉल्व हो जाएगी। तो आप सारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स कर सकते हो वो सारी मैंने यहाँ लिख दी है, सबको सॉल्व करने का तरीका बता दिया है। हमारा मकसद ये है कि कॉन्फिडेंस, जब अगली बार टेस्ट दोगे तो एनर्जी इन कैपेसिटर लर्निंग पेज में नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस पेज में होना चाहिए। और यहाँ से एक टॉपिक कटा होना चाहिए, यहाँ पे कोई नई टॉपिक ऐड हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम नए प्रॉब्लम करेंगे, नई गलतियां करेंगे, पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे। और अगर एनर्जी इन कैपेसिटर आ भी रहा है तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक में आना चाहिए कि हमें पूरी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत क्लैरिटी हमें आ गई है। फिर अगली बार हमें ये वाला जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है वो कॉन्फिडेंस पेज में आ जाना चाहिए। इस तरीके से आप एनालिसिस करते रहोगे तो आप टेस्ट में आगे बढ़ते चले जाओगे और हमेशा आप में सुधार दिखने लगेंगे। एट द एंड ये कहता हूं बच्चा कि सिर्फ सुनने से सॉल्यूशन नहीं मिलता। नहीं तो भैया मैं तो इतनी चीजें बोल रहा हूं, तुम जो ये नीचे 40,000 बच्चे देखते हो इसमें एक या दो बच्चा होगा जो बात को सीरियसली लेता होगा। मुझे तुम उन एक या दो बच्चों में चाहिए, नहीं तो बाकी तो ऐसे ही यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं। क्योंकि बच्चा एक बात मेरे ध्यान रखना, इधर की जो जनता है ना जो तुम्हें मदद करने के नाम पे आती है स्क्रीन के इस तरफ वाली, वो तुझे कभी क्लैरिटी नहीं आने देगी। क्योंकि तुम्हें अगर पता चल गया क्लियरली कि इस तरीके से तैयारी होती है तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। हमारा धंधा चलने के लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम हमेशा कंफ्यूज रहो, ताकि तुम उनके अलग अलग प्रोडक्ट खरीदते रहो। देखना ना लास्ट मोमेंट तक तुमसे चूसते रहेंगे पैसे लोग, पैसे नहीं तो टाइम चूसते रहेंगे। भटकना नहीं, ये दुनिया भटकाना चाहती है, क्योंकि जब तक तुम भटके रहोगे तुम अपनी जेब खाली करते रहोगे। ये जो सुना है इसको फॉलो करना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तुम यही चीज 4 महीने बाद देखोगे। आज तक जितनी भी तुमने 5 करोड़ स्ट्रैटेजी की वीडियोस देखी हैं, इसको देख करके 5 करोड़ प्लस 1, 5 करोड़ एक स्ट्रैटेजी वीडियोस मैंने देख लिए, मत बनने देना। फॉलो, इससे बेहतर नहीं मिलेगा, क्योंकि यही एक तरीका है। हाँ, शब्दों में खेल सकता है, कोई और तरीके से बता रहा है, किसी और तरीके से बता रहा है। मैंने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके सारी चीजें बता दी हैं, एक टेस्ट एनालिसिस कॉपी सब कुछ कर दिया है। तुम फॉलो नहीं करोगे तो फिर कौन जिम्मेवार होगा? तुम सेलेक्ट होगे, तुम्हें क्रेडिट मिलेगा, मेरा कुछ नहीं है। मैंने बताया तो सबको था, व्यूज देखो नीचे, इतने बच्चों को मैंने बताया था, 1 या 2 बच्चे फॉलो करेंगे इसमें से, इस बात की गारंटी मैं जानता हूं ना। क्योंकि प्लानिंग ना एक मजा देता है, वो मजा लेने बच्चे आते हैं, फॉलो करने थोड़ी आता है कोई। फॉलो करना।